हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेश वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड्स। ठीक है, ये इसका इंग्लिश नाम है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये दोस्तों हमारी जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री की ये रूट है। ये जो यूनिट है वो हमारी केमिस्ट्री की रूट है, जड़ है। अब आगे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री दोस्तों यहीं से स्टार्ट होती है। केमिस्ट्री में हमें जो चाहिए वो सब चीजें हम इसमें सीखते हैं। तो ये हमारे लिए केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, ये दोस्तों एक मस्त यूनिट है, एक झकास चलने वाली यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों पूरी यूनिट समझने वाली है। इसमें रट्टा मारने वाला कुछ सिस्टम नहीं है, ये केवल समझने वाली यूनिट है। यदि दोस्तों आप नहीं समझोगे तो आप इस यूनिट को फिर कभी नहीं समझ पाओगे। इसमें आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, इसलिए दोस्तों इस यूनिट को बड़ी समझदारी से अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता ये क्या चीज होती है उसको समझा रहा हूं। तो दोस्तों इस पूरी यूनिट में हमें जो आवर्त सारणी, आपको पता है आपके पास जो आवर्त सारणी है पेरियोडिक टेबल है, उसमें 118 तत्व हैं। तो दोस्तों इस यूनिट में हमें इन्हीं 118 तत्वों पर लड़ाई करना है, और इन्हीं 118 तत्वों को लड़ाई करने के लिए कई वैज्ञानिक आए और कई वैज्ञानिक चले भी गए। समझ में आ रहा है? तो कुछ वैज्ञानिक जो प्रसिद्ध हैं उन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को मैं आपको बताऊंगा, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण मतलब इसमें जो 118 तत्व हैं दोस्तों, उन 118 तत्वों को हमें वर्गीकृत करना है, क्रम से व्यवस्थित करना है। ये किस किसने किया, कैसे कैसे किया, उस चीज को समझेंगे। इसके बाद गुणों में आवर्तिता मतलब ये दोस्तों जो 118 तत्व हैं, इन 118 तत्वों के जो गुण हैं उन गुणों में किस प्रकार से चेंज होता है, कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ये सब चीजें है ना। गुणों में आवर्तिता का मतलब यही है, मतलब दोस्तों कि जो तत्व है उन तत्वों के गुणों में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, ये इसका केवल मतलब है। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखा दे रहा हूं, एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्या पड़ी। भाई तत्व जैसे थे वैसे रहने दे, इसके वर्गीकरण की आवश्यकता क्या पड़ी। तो सबसे पहले मैं दोस्तों जो तत्वों का जो वर्गीकरण है इसकी क्या आवश्यकता है वही चीज बता रहा हूं, है ना। तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, तो दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, एक चीज आपको बता दूं या फिर आपको पता ही होगा दोस्तों, जो तत्व होता है वो तत्व प्रत्येक पदार्थ की मूल इकाई है। प्रत्येक पदार्थ की मूल इकाई है क्या? तत्व। अब प्रत्येक पदार्थ, तो आपको पदार्थ तो पता है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु पदार्थ होती है। प्रत्येक दुनिया की जो वस्तु है वो क्या है? पदार्थ है। हम भी पदार्थ हैं, तुम भी पदार्थ हो, ये सब चीजें आपको दिख रही है, ये सब क्या है? पदार्थ ही तो है। और पदार्थ की जो मूल इकाई है वो मूल इकाई है तत्व, और इन तत्वों में 118 तत्व है। 118 तत्वों से हमारा जो ब्रह्मांड का पदार्थ जो सजा हुआ है, ब्रह्मांड जो सजा हुआ है उन 118 तत्वों से ही सजा हुआ है, ये आप मान के चले। क्लियर है कहानी? चलो, तो तत्व प्रत्येक पदार्थ की मूल इकाई है, ये चीज आपको पता है, तत्व के बगैर कुछ नहीं है। तो क्या हुआ दोस्तों, स्टार्टिंग में तत्वों की खोज होती गई होती गई होती गई। तो दोस्तों सन 1800 तक अगर हम बात करें तो सन 1800 तक केवल 31 तत्वों की खोज हुई थी, है ना। तो स्टार्टिंग में तत्वों की खोज होती गई, उनके गुणों को, उनकी विशेषताओं को समझा गया, है ना। तो तत्वों की खोज होती गई, यहाँ से उनकी गुणों और विशेषताओं को निकाला गया कि इसमें क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं। तो स्टार्टिंग में दोस्तों कम तत्व थे, तो उन तत्वों को याद रखना
कोई बड़ी बात नहीं है, कम तत्व हैं, 2 4 8 तत्व होंगे तो उनको याद आप रख सकते थे। हाँ, हम भी याद रख सकते थे और कोई भी उन तत्वों को याद रख सकता था। तो सन 1800 तक 31 तत्वों की खोज हो गई और आगे देखा तो 1865 तक लगभग 63 तत्वों की खोज हो गई थी, है ना। 1865 तक 63 तत्वों की खोज हो गई थी। चलो 63 तत्वों की खोज हो गई थी, तो यहाँ तक भी हम जो तत्व थे उन तत्वों को, गुणों को, विशेषताओं को याद रख सकते थे, किसी प्रकार से भी हमने याद रख सकते थे। लेकिन दोस्तों समय बढ़ता गया, तत्वों की खोज होती गई और आज की स्थिति में देखें तो आज की स्थिति में दोस्तों 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों के अलग अलग गुण, अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग इनकी कमियां, अलग अलग परमाणु भार तत्व, दुनिया भर की चीजें, क्या इनको आज याद रखना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अगर ये दोस्तों इन तत्वों को वर्गीकरण, विभाजित ना करें और ऐसे ही मिक्स करके इनके गुणों को, विशेषताओं को, इन सब चीजों को याद रखने की हम सोचें तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इनके गुणों में जो परिवर्तन है, इनके जो गुण, विशेषताएं, लक्षण, परमाणु क्रमांक, कमी, इन सब चीजों को क्रम से याद रखने के लिए ही हमें इन 118 तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। समझ में आपको आया? स्टार्टिंग में कम तत्व थे तो इनको याद रखना हमें कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई तो उनको याद रखना मुश्किल होता गया। तो इन तत्वों को क्रम से याद रखने के लिए ही हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। समझ में आपको आ गया होगा। तो दोस्तों इनके वर्गीकरण के लिए जो 118 तत्व हैं, इन 118 तत्वों के वर्गीकरण के लिए कई वैज्ञानिक आए और कई वैज्ञानिक गुजर भी गए। कई वैज्ञानिक आए और कई वैज्ञानिक गुजर भी गए, है ना। तो इनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक रहे जिन्होंने कुछ हाँ करके दिखाया, वो वैज्ञानिक है न्यूलैंड, लोथर मेयर, मेंडलीव, मोसले। ये दोस्तों ये वैज्ञानिक हैं, ये परफेक्ट वैज्ञानिक हैं। ये दोस्तों थोड़े से इनकी पहुंच है, इनका नाम चल रहा है, इनका आज भी नाम चल रहा है, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जिनको हम आज भी याद कर रहे हैं। यही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। और दोस्तों इन्हीं प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों पर कई लड़ाइयां की। इन्होंने कुछ, न्यूलैंड ने अपना कुछ अलग नियम दिया, लोथर मैन ने कुछ अपना अलग नियम दिया, मेंडलीफ ने कुछ अपना अलग नियम दिया, मोसले ने कुछ अपना अलग नियम दिया। तो यही सब चीजें हमें पढ़ना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो सीधी सी बात, हमें 118 तत्वों की लड़ाई के लिए कई वैज्ञानिक आए और उन्हीं वैज्ञानिकों को हमें पढ़ना है। और वो वैज्ञानिक हमें हर प्रकार से अलग अलग चीजों को देकर गए जिनको हमें जानना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे हम पहले पढ़ेंगे मेंडलीव नामक वैज्ञानिक को। तो दोस्तों हम मेंडलीव नामक वैज्ञानिक की आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम मेंडलीव का आवर्त नियम पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। लेकिन दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ने से पहले हमें उनका नियम पढ़ना होगा कि मेंडलीव नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना नियम क्या दिया था। ठीक है, तो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम में कहा था जो तत्व होते हैं वो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। तत्व क्या होते हैं? जो तत्व होते हैं तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब दोस्तों इन्होंने ये है, सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने परमाणु भार को महत्व दिया। जो परमाणु भार था उस परमाणु भार को इन्होंने महत्व दिया और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ही इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को रखा। ठीक है, अब भौतिक और रासायनिक परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों इतना सा है, यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तत्वों को
परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल बाद, मतलब कुछ निश्चित अंतराल बाद, कुछ तत्वों को छोड़ने के बाद, कुछ तत्वों के बाद, ऐसा कहें तो कुछ तत्वों के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। समझ में आपको आया है ना? जैसे दोस्तों इन्होंने, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जैसे मान के चलो इन्होंने हाइड्रोजन को रख दिया है ना, फिर इन तत्वों को यहाँ पर और तत्वों को रख दिया है ना, तो इन तत्वों को रखने के बाद फिर जो तत्व आएगा वो तत्व, जैसे मान के चलो जो भी तत्व आएगा वो तत्व जो होगा वो हाइड्रोजन से संबंध रखेगा, हाइड्रोजन के गुणों से समानता रखेगा। इसका मतलब ये है ना। तो यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल बाद समान गुणों वाले तत्वों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। ये मेंडलीव का दोस्तों आवर्त नियम है ना। इसके बाद दोस्तों हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को समझेंगे, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये समझ लो कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बस इतना कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। तो आइए हम दोस्तों देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। दोस्तों ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, कैसे व्यवस्थित किया गया है, क्या इसकी विशेषताएं रही हैं, क्या इसकी कमियां रही हैं, इन सब चीजों को बड़ी डिटेल से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूं, ये दोस्तों ये आवर्त सारणी मेंडलीव नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दी थी। तो ये जो आवर्त सारणी थी वो सन 1905 में दी थी। कब दी गई थी? सन 1905 में दी गई थी, ठीक है। और इस आवर्त सारणी में जो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक थे, उन मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने जो तत्व थे उन तत्वों को आवर्त में और वर्ग में विभाजित किया था। क्या बोला मैंने? मेंडलीव नामक वैज्ञानिक थे, मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को आवर्त में और वर्ग में विभाजित किया। समझ में आपको आया? ठीक है। और दोस्तों इस आवर्त सारणी में मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को, किसको? तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा। किसके बढ़ते क्रम में रखा? परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा। मतलब इन्होंने कहें तो परमाणु भार को ज्यादा महत्व दिया, परमाणु भार को महत्व दिया और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। मतलब कम परमाणु भार वाला पहले रखा, उससे अधिक परमाणु भार वाला रखा, इसके बाद उससे अधिक परमाणु भार वाला रखा, इस प्रकार से उन्होंने रखा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों क्या है, मेंडलीव ने ये बताया कि जो आड़े खाने होते हैं, जो आपको आड़े खाने दिख रहे हैं, इन आड़े खानों को उन्होंने आवर्त कहा। इन आड़े खानों को क्या कहा? आवर्त कहा। और जो खड़े खाने हैं, इन खड़े खानों को इन्होंने क्या कहा? वर्ग कहा। तो देखो ये खड़े खाने आपको दिख रहे हैं, ये खड़े खाने हैं जो कहलाएंगे वर्ग कहलाएंगे। आपको ये एरो के रूप में आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है? वर्ग हैं। ये क्या है? वर्ग हैं। और जो आड़ी लाइनें दिख रही हैं, इन आड़ी लाइनों को उन्होंने क्या कहा? आवर्त कहा। तो ये आवर्त का एरो है, ये आवर्त का मतलब नंबरिंग है, और ये जो वर्ग है इस वर्ग की नंबरिंग है। क्लियर है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं वर्ग के बारे में जानकारी देता हूं। किसके बारे में? वर्ग, ठीक है। तो वर्ग के बारे में समझिए। तो दोस्तों क्या हुआ, जो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो खड़े खाने हैं उन खड़े खानों को क्या बोला? आवर्त बोला। क्या बोला? आवर्त बोला। और इन्होंने खड़े जो खाने हैं इन खड़े खानों को क्या बोला? वर्ग बोला, सॉरी, है ना। खड़े खानों को क्या बोला? वर्ग बोला, ठीक है। और इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में केवल 8 वर्ग रखे। कितने वर्ग रखे? 8 वर्ग रखे। समझ में आपको आया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है? 8 वर्ग रखे। और एक 9वां वर्ग भी रखा है जिसको दिया उन्होंने शून्य वर्ग नाम। क्या दिया? जिसको उन्होंने क्या दिया? शून्य वर्ग नाम। तो ये है आपका शून्य वर्ग। इस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडन, ये उत्कृष्ट गैसें हैं। इन गैसों को रखा गया शून्य वर्ग में। क्लियर है? क्या बोला मैंने? इन्होंने वर्गों की संख्या कितनी बताई? 8 बताई, ठीक है। 1 से 8 तक वर्ग हैं और एक 9वां वर्ग और इन्होंने जोड़ा जिसको नाम दिया
शून्य वर्ग, और इसमें किसको रखा, उत्कृष्ट गैसों को रखा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाओ दोस्तों। इन्होंने आगे क्या किया, प्रत्येक वर्ग को, जो 8 वर्ग थे उन प्रत्येक वर्ग को उन्होंने 2 उपवर्गों में बांटा। क्या बोला, प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा, और ये उपवर्ग आपको दिख रहे हैं, देखो ए बी ये 2 उपवर्ग हैं, है ना। देखो ये क्या है, उपवर्ग हैं। जैसे आपको दिखा रहा हूं, ए में देखो आपको है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रखा, ठीक है। अब इसी में बी में देखो, बी में क्या रखा है, कॉपर रखा, सिल्वर रखा, है ना, गोल्ड रखा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा, जिसको नाम दिया ए और बी। तो 1 से लेकर 7 वर्ग तक 2 उपवर्गों में बांटा प्रत्येक वर्ग को, और जो 8वां वर्ग था उस 8वें वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा, ए बी और सी। देखो ए के ये तत्व दिख रहे हैं आपको, आयरन, है ना, रोडियम, ओस्मियम। बी के ये तत्व दिख रहे हैं, कोबाल्ट, रोबेडियम, है ना, रियम, है ना। सी के ये आपको ये तत्व दिख रहे हैं, है ना, निकेल, है ना, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सी के तत्व, है ना। 3 उपवर्गों में बांटा। क्लियर हो रहा है कहानी, क्या बोल रहा हूं मैंने, प्रत्येक वर्ग को उन्होंने 2 उपवर्गों में बांटा, जिसको नाम दिया ए और बी। और जो 8वां वर्ग है उसको 3 उपवर्गों में बांटा, जिसका नाम है ए बी सी। और 18 जो शून्य वर्ग है उसका उन्होंने कुछ नहीं किया, उसको शून्य करके रखा। क्लियर है कहानी, समझ में आपको आया, ठीक है। ये दोस्तों हमारे वर्ग की कुछ विशेषताएं हैं, ये कुछ वर्ग की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ये वर्ग की जो विशेषताएं हैं वो आपको मैंने 3 बता के रखी। कितनी बताई, 3, ठीक है। इन्होंने क्या किया, खड़े खानों को आवर्त बोला, और खड़े खानों की संख्या कितनी है, और सॉरी खड़े खानों को क्या बोला इनने, वर्ग बोला, और वर्गों की संख्या इन्होंने बताई है 8। एक 9वां वर्ग और जोड़ा, जिसको शून्य वर्ग नाम दिया, और उसमें किसको रखा, उत्कृष्ट गैसों को रखा। प्रत्येक वर्ग को 2 भागों में बांटा, जिसे नाम दिया ए और बी, और 8वां वर्ग है उसको 3 भागों में बांटा, जिसे नाम दिया ए बी और सी। ये है दोस्तों वर्ग की कुछ विशेषताएं, समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। इसमें मैंने केवल तत्वों को रखा है, इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को इसमें ऐड नहीं किया। समझ में आपको आया, ये वर्ग है। अब थोड़ा सा हम आवर्त पे पहुंचते हैं कि आवर्त की क्या विशेषता है उसको समझो, ठीक है। तो दोस्तों जो आड़े खाने हैं, इन आड़े खानों को हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त। ये आपको दिख रहे हैं। और इन आड़े खानों की संख्या कितनी है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 हैं वो क्या है, आवर्त हैं। ये 7 क्या है, आवर्त हैं। समझ में आपको आया, ये 7 क्या है, आवर्त हैं। क्लियर है कहानी। अब उन्होंने आगे कहा, प्रथम आवर्त में, पहले आवर्त में केवल 2 तत्वों को रखा। पहले आवर्त में केवल कितने तत्वों को रखा है, उन्होंने 2 तत्वों को रखा, एक हाइड्रोजन और एक लिथियम। क्लियर है कहानी। प्रथम आवर्त में 2 तत्वों को रखा, और इसीलिए इस आवर्त का उन्होंने नाम दिया अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त मतलब सबसे छोटा आवर्त। पहले आवर्त में 2 तत्वों को रखा, जिसको नाम दिया उन्होंने अति लघु आवर्त। क्लियर है कहानी। चलो इसके बाद दोस्तों उन्होंने दूसरे और तीसरे आवर्त में उन्होंने क्या किया, देखो पहले आवर्त में 2 तत्वों को रखा, दूसरे और तीसरे आवर्त में उन्होंने 8 तत्वों को रखा, जिनके आपको बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसी प्रकार से तीसरे आवर्त में भी कितने तत्वों को रखा गया, 8 तत्वों को रखा गया, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया लघु आवर्त। पहले को अति लघु और दूसरे को क्या दिया, दूसरे और तीसरे को पहले को अति लघु और दूसरे और तीसरे को लघु आवर्त। क्लियर है कहानी। चलो इसके बाद दोस्तों उन्होंने आगे क्या किया, चौथे और जो 5वां आवर्त है उसमें उन्होंने 18 तत्वों को रखा। कितने तत्वों को, 18 तत्वों को रखा, जिसको बोला गया दीर्घ आवर्त। जिसको क्या बोला गया दोस्तों, हाँ दीर्घ आवर्त। देखो पहले अति लघु आया, फिर लघु आया, फिर क्या आ गया, दीर्घ, है ना। तो चौथे और 5वें में उन्होंने 18 तत्वों को रखा गया, जिसको बोला गया दीर्घ आवर्त। क्या, दीर्घ आवर्त। अब 18 तत्व कहां है तो वो दिखा रहा हूं। देखो दोस्तों
ये जो आवर्त है ये वाला और ये वाला, ये चौथा ही आवर्त है। समझ में आपको आ रहा है, ये चौथा आवर्त है ना। अब इसमें 18 तत्वों को बता रहा हूं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 और ये रहा 18, ये 18 और इसमें भी 18 रखे गए हैं, ठीक है। तो चौथे और पांचवें में 18 तत्वों को रखा गया, जिसको उन्होंने बोला दीर्घ आवर्त। क्लियर है कहानी। चलो इसके बाद दोस्तों जो छठा आवर्त है, इस छठे आवर्त में इन्होंने 32 तत्वों को रखा गया। कितने तत्वों को रखा इन्होंने? 32 तत्वों को रखा। समझ में आपको आया? छठवें आवर्त में इन्होंने 32 तत्वों को रखा और इस आवर्त को इन्होंने नाम दिया अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त, इस आवर्त को। समझ में आपको आया? अब ये 32 तत्व है कहां, तो उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। देखो दोस्तों 1 2 है ना। अब दोस्तों इसका मैंने परमाणु क्रमांक नहीं रखा, ये क्रम से इसका परमाणु क्रमांक चलेगा, ठीक है। बाकी ये आया लेंथिनम, और लेंथिनम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 57। क्या है? 57। इस 57 के बाद तुरंत आ गया 72। जो लेंथिनम है वो कितना है? 57, और ये हाफ नियम आ गया 72। मतलब दोस्तों इन्होंने क्या किया, लेंथिनम जो तत्व था इसी में इन्होंने 14 तत्वों को और समाहित कर दिया। समझ में आपको आ रहा है? क्या बोला? ये लेंथिनम जो है इसी में इन्होंने 14 तत्वों को और रख दिया, और उन 14 तत्वों को उन्होंने नाम दिया लेंथिनाइड। और ये वास्तविकता है दोस्तों, लेंथिनम के बाद जो आने वाले जो 14 तत्व होते हैं, उन 14 तत्वों को लेंथिनाइड तत्व कहते हैं। ये आपके दिमाग में याद रख लेना। लेंथिनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व होते हैं उन्हें लेंथिनाइड तत्व कहते हैं। अब और आगे चीजें मैं क्लियर करूंगा कि लेंथिनाइड है क्या चीज, ये सब चीजें, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। तो 2 ये है और एक जो तीसरा तत्व है वो है ये। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब 3, अब इसके बाद दोस्तों देखो 57 के बाद जस्ट बाद कितना आ गया? 72 आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसमें 14 तत्वों को उनने और रखा, जो शो नहीं किया, दिखाया नहीं है कि वो ये तत्व हैं, लेकिन इन्होंने ये 14 तत्वों को ही रखा है। और वो 14 तत्वों को दिखाने के लिए मैंने यहां पर लेंथिनाइड तत्वों को लिखा है। एक बार इनको दिखाओ। ये दोस्तों इसके जो इसमें जो तत्व रखे हैं, इसमें जो 14 तत्व रखे हैं वो 14 तत्व ये हैं: CE, PR, ND, PM, SM, EU, GD, TB, DY, HO, ER, TM, YB, LU। ये जो 14 तत्व हैं दोस्तों, ये 14 तत्व लेंथिनाइड तत्व हैं, और इन तत्वों को इन्होंने एक ही स्थान पर रखा, इसी वर्ग में जो आपको दिख रहा है ये वाला ब्लॉक, इसी में इन्होंने रखा, दिखाया नहीं उन्होंने। समझ में आपको आया? क्लियर है, ठीक है। तो देखो अब इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ। तो दोस्तों 1 2 3 है ना, 14 तत्वों को इनको रखा है, बाद में गिनूंगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब ये 18 तो ये हो गए, और इसमें 14 तत्वों को और रखा है, जो मैंने आपको नीचे करके आपको दिखाया। तो 18 और 14 जोड़ दो तो कितना हो गया? 32। क्या हो गया? 32। तो छठवें आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है? 32 तत्वों को रखा गया है। समझ में आपको आया? ठीक है, क्लियर है कहानी। 32 तत्वों को रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त, है ना। और जो 7वां आवर्त है, उस 7वें आवर्त में केवल 24 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? केवल 24। अब 24 को भी गिन के बताऊंगा, है ना। 1 2, है ना। अब यहां पर समझने वाली देखो, एक्टिनियम, ये एक्टिनियम है और ये है हमारा कोरियम, ठीक है। तो इस एक्टिनियम 89 के बाद डायरेक्ट आ गया 104। 89 के बाद डायरेक्ट आ गया 104, मतलब 89 के बाद और जो तत्व, जो 14 तत्व है वो कहां गए? तो दोस्तों एक बात याद रखना कि जो एक्टिनियम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्टिनाइड तत्व। देखो लेंथिनम के बाद आने वाले 14 तत्व लेंथिनाइड तत्व, और इस एक्टिनियम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्टिनाइड तत्व। तो इन 14 तत्वों को भी इन्होंने इसी में रख दिया, जो आपको दिख रहा है इस ब्लॉक में ही रख दिया। तब तो 89 के बाद 104 आ गया। बाकी का सब क्रम सही है, इसका 19 है, इसका 20 है, इसका 21 है, 22 है, 23 है, मतलब ये सब क्रम से रखे हुए हैं, सब क्रम से रखा हुआ है। लेकिन यहां इन्होंने क्या कर दिया? मिस्टेक कर दिया। 89 के बाद डायरेक्ट क्या दे दिया? 104 दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि इन्होंने 14 तत्वों को इसी के अंदर रख दिया,
है ना। तो एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइट के तत्व। और दोस्तों इनको बताने के लिए मैंने ये एक्टिनाइट तत्वों को यहाँ लिखा है, आप एक बार देख लो, है ना। तो दोस्तों ये TH है ना, थोरियम, PaUnP, PuAm, Cm, Bk, Cr, ES, Fm, Md, No, Lr, ये दोस्तों 14 तत्व हैं और ये 14 तत्व एक्टिनाइट के तत्व हैं। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है दोस्तों, आपके पास जो पेरियोडिक टेबल होगी उसमें सब कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से दी होंगी। दोस्तों अब मैं आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष बताऊंगा, है ना, कि इसके क्या दोष रहे हैं, है ना। तो दोष की बात करें तो पहला दोष ये है दोस्तों कि इस मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं रखा। तो पहला इसका दोष यही है कि हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। हाइड्रोजन का स्थान कैसा था, अनिश्चित था। क्यों अनिश्चित था, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले वर्ग में भी रखा और हाइड्रोजन को इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 7वें वर्ग में भी रखा। क्लियर है कहानी, आप अपनी पेरियोडिक टेबल में देखोगे आपको मिलेगा। तो हाइड्रोजन का जो स्थान था वो कैसा था, अनिश्चित था। क्यों था, क्योंकि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले वर्ग में भी रखा और कभी अपनी आवर्त सारणी में 7वें वर्ग में भी रखा। तो कभी इधर रखा कभी इधर रखा, तो इसका जो स्थान है वो कैसा था, अनिश्चित था, कोई निश्चित स्थान नहीं था। समझ में आपको आया, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है ना। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को इन्होंने पहले वर्ग और कभी 7वें वर्ग में भी रखा। क्लियर है, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा इसका दोष ये है कि दोस्तों क्या किया, देखो अब ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तो थी, मतलब कम परमाणु भार वाला पहला रखाएगा, अधिक परमाणु भार वाला बाद में रखाएगा, ऐसा था, क्योंकि ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखी थी, है ना। लेकिन दोस्तों इस आवर्त सारणी का एक दोष यह भी है कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। दूसरा हमारा दोष क्या है, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। कैसे, उसको दिखा रहा हूं। देखो आपको पता है आर्गन, देखो दोस्तों जिसकी जरूरत है मैंने उसी को मेंशन किया है ना। दोस्तों आर्गन का जो परमाणु क्रमांक है वो 39.9 है, 39.9 है ना। और जो पोटेशियम है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 39.1 है। समझ में आपको आ रहा, ठीक है।
अब लेकिन देखो बढ़ते क्रम में रखना था इनको, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने अधिक परमाणु भार वाले जो तत्व है उसको पहले रख दिया और कम परमाणु भार वाले तत्वों को क्या रखा, बाद में रखा। इन्होंने तो कहा था कि हमने तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा है, कम परमाणु भार वाला पहले और अधिक परमाणु भार वाला बाद में, लेकिन ऐसे नहीं किया इन्होंने। अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा, ये इनका क्या रहा, दोष रहा। तो देखो जैसे आर्गन का 39.9 है और पोटेशियम का क्या है 39.1 है, लेकिन आर्गन को इन्होंने पहले रखा और इसको बाद में रखा। अब पहले बाद में का मतलब देखो, ये इसका अलग आवर्त है, तीसरा आवर्त है, और ये कौन सा आवर्त है, चौथा। तो इसको तीसरे में रखा, इसको चौथे में रखा, लेकिन ऐसा नहीं करना था, इसको आपको तीसरे में रखना था और जो यहाँ पर ये है इसको चौथे में रखना था, तब इसका क्रम बनता, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो ये भी क्या है, इसका दोष है। इसके बाद दोस्तों अगले दोष की हम बात करें तो अगला दोष, इसका दोस्तों ये है कि विभिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। विभिन्न गुण वाले तत्वों को इन्होंने क्या किया, एक ही वर्ग में रखा। अब जैसे, अब इसका मतलब देखो, आप दोस्तों ये देख रहे हो कि ये पहला वर्ग है, ये आप देख रहे हो पहला वर्ग है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, रोवेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये दोस्तों क्षार धातु हैं। क्या है, ये क्षार धातु हैं। समझ में आपको आ रहा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोवेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये क्षार धातुएं हैं। समझ में आपको आ रहा। इन क्षार धातुओं के साथ इन्होंने सिक्का धातुओं को रख दिया। सिक्का धातुएं जिनसे सिक्का बनाए जाते, पुराने जमाने में सिक्का बनाए जाते, जैसे गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, है ना, सिल्वर हुआ, है ना, चांदी हुई, इनसे पुराने जमाने में सिक्का बनाए जाते थे, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सिक्का धातु, है ना। तो कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, ये गोल्ड हुआ, ये सिक्का धातु है। देखो इन्होंने पहले वर्ग में ही क्षार धातुओं को रख दिया और पहले वर्ग में ही सिक्का धातुओं को रख दिया। ये तो गलत चीज है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिक्स क्यों किया, मिक्स नहीं करना चाहिए था, ये भी इनका क्या है, दोष है ना। तो हमारा जो थर्ड दोष है वो क्या है, विभिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाना, है ना। अलग अलग गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, क्योंकि क्षार धातुओं के अलग गुण हैं और जो सिक्का धातु आपको दिख रही हैं इनके अलग गुण है ना, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं सोचा और एक ही वर्ग में रख दिया। विभिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाना, ये भी इनका दोष है। अब ये हमारे 3 दोष हो गए। इसके बाद फोर्थ दोष की बात करें दोस्तों, तो दुर्लभ मृदा तत्वों को स्थान उपयुक्त नहीं। मतलब जो दुर्लभ मृदा तत्व थे, मतलब दुर्लभ मृदा तत्व मतलब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दुर्लभ मृदा तत्व हैं। इन्होंने क्या किया दोस्तों, देखो इन्होंने क्या किया, देखो अब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये दुर्लभ मृदा तत्व हैं, इनके गुण क्या हैं, अलग अलग हैं। इनके गुण क्या हैं, अलग अलग हैं। अब इनके गुण अलग अलग हैं तो मतलब क्या है, इनको अलग रखना चाहिए था, आवर्त सारणी से अलग रखना चाहिए था इनको, क्योंकि ये दुर्लभ मृदा तत्व है, इनके गुण कैसे हैं, अलग अलग हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या किया, लेंथेनाइड को भी इस सारणी जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें रख दिया और एक्टिनाइड को भी इसमें रख दिया। आपको दोस्तों मैंने ये अलग से आपको बताया है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये आपको बताए हैं, बाकी ये जो तत्व हैं इन्होंने इसी आवर्त सारणी में रख दिए। समझ में आपको आ रहा है। तो दुर्लभ मृदा तत्वों को उपयुक्त स्थान नहीं दिया इन्होंने, अलग रखना चाहिए था लेकिन अलग नहीं रखा। तो दुर्लभ मृदा तत्व जैसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को उपयुक्त स्थान इन्होंने नहीं दिया। समझ में आपको आ रहा है। ये हमारा चौथा क्या है, दोष है। इसके बाद दोस्तों हमारा एक दोष और पढ़ेंगे हम, जो 5वां दोष है, जो है समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। अब समस्थानिक का मतलब क्या होता है, समस्थानिक का मतलब दोस्तों ये होता है कि जिनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं और परमाणु क्रमांक समान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, है ना। परमाणु भार अलग अलग होते हैं, है ना। तो समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं तो उनको अलग अलग रखना चाहिए था, क्योंकि इनकी जो टेबल थी, पीरियोडिक टेबल थी, आवर्त सारणी थी, वो परमाणु भार के क्रम में थी। तो परमाणु भार जिनके अलग अलग होते हैं उनको अलग अलग रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रख दिया। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक है तो हाइड्रोजन की जगह ही रख दिए, यही रख दिए।
कार्बन के समस्थानिक हैं तो कार्बन की जगह पे ही रख दिए, इन्होंने कोई अलग अलग व्यवस्थित नहीं किया, तो समस्थानिकों को उपयुक्त स्थान नहीं। समझ में आपको आया? तो हमारा थर्ड जो पांचवा दोष है वो क्या हो जाएगा? समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। ये दोस्तों इनका कौन सा दोष है? पांचवा दोष है ना। तो आई होप दोस्तों कि इनके दोष हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी पूरी थ्योरी आपकी स्क्रीन पर आएगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं।